नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 11वीं के दूसरे अध्याय भारतीय संविधान में अधिकार के दूसरे भाग। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी मौलिक अधिकारों के महत्व और कुछ मौलिक अधिकारों की, जिसमें हमने समानता और स्वतंत्रता का अधिकार को विस्तृत रूप से समझा था। बच्चों, आज हम मौलिक अधिकार के तीसरे मुख्य भाग, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन और उसके अधिकारों का भी उल्लेख करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार संपत्ति का अधिकार संविधान के संशोधन से संबंधित था, न्यायपालिका और संसद के बीच हुई चर्चाओं और संवैधानिक संशोधनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों का शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद और अनुच्छेद 24 दोनों सम्मिलित हैं। बात करते हैं हम अनुच्छेद 23 की, जो कि मानव के दुर्व्यापार और बेगारी की बात का निषेध करता है। मतलब हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब, शोषित और वंचित हैं। यह लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसे अपराध माना जाता है और यह कानून द्वारा दंडनीय भी है। अनुच्छेद 24 के अनुसार बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को के मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों को और अर्थपूर्ण बना दिया गया है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि आपको यह शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना समझ में आया। आप कहीं बाहर जाते हैं और वहां देखते हैं कि 8 या 9 साल का बच्चा किसी फैक्ट्री में कार्यरत है। आपको बताना है कि यह किस अधिकार का उल्लंघन है। सोचिए और बताइए, कृपया विचार कीजिएगा। अगले अधिकार पर हम आते हैं, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक भी माना जाता है। हम अपने लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता में सम्मिलित अधिकार हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, जो कि आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता और यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन करेगा या नहीं करेगा। धर्म स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और उसका आचरण करने या उसका प्रचार करने का एक जैसा हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर थोड़ा सा प्रतिबंध भी लगा सकती है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रकाशन करने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म
अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य विधि से पूर्णत पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने या सुनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हम किसी धर्म विशेष का सदस्य होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अगले मौलिक अधिकार की, जो कि है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 का भाग था, मैं दोहराती हूं, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन कल्याणकारी राज्य संपत्ति स्वामित्व अधिकार में यह अभी भी एक मानव अधिकार है और कोई भी एक मजबूत आधार के बिना दूसरे से इसे छीन नहीं सकता। बच्चों, अब हम जिस मौलिक अधिकार की बात करने जा रहे हैं, यह मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स को अतिक्रमण करने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में उल्लेखित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय विभिन्न विशेष आदेश जारी कर सकते हैं और सरकार को निर्देश दे सकते हैं, जिसे हम रिट कहते हैं, WRIT रिट। चलिए इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। बच्चों, जो बच्चे आगे जाकर लॉ करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। कृपया ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है अदालत का आदेश। मतलब अदालत का आदेश है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी गैर कानूनी होने पर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश भी दिया जा सकता है। दूसरा रिट है परमादेश, जिसे हम मैंडमस कहते हैं। यह आदेश देता है कि जब कोई विशेष कार्यालय कानूनी कर्तव्य नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तब इस आदेश को जारी किया जा सकता है। तीसरा है निषेध आदेश, जिसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं। यह रिट उच्च न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब निचली अदालत ने विचार किया
कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से परे है, तब इस रिट को जारी किया जाता है। अगला रिट है अधिकार पृच्छा, जिसे हम क्वो वरांतो के नाम से जानते हैं। यदि अदालत को पता चलता है कि एक व्यक्ति को बद धारण करने का अधिकार नहीं है, तो वह कार्यालय को जारी कर सकता है और इस रिट को जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को उस कार्यालय में रखने या कार्य करने से रोक भी सकता है। अगला रिट है उत्प्रेक्षण रिट, जिसे हम सर्तियोरारी भी कहते हैं। इस रिट के तहत अदालत निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को आदेश देती है कि वह पहले से लंबित मामले को उच्च प्राधिकरण या अदालत में स्थानांतरित कर दे। बच्चों, यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए इस अधिकार को और उसके साथ साथ बाकी सारे मौलिक अधिकारों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बात और, मौलिक अधिकार हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं, वह चाहे समता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार हो या संवैधानिक उपचार का अधिकार हो। यह मौलिक अधिकार न सिर्फ न्यायपूर्ण है, अपितु हमारे विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन की भी बात कही गई है। इससे संबंधित कुछ कानूनी मामले भी हैं जिनकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं और इसको कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, जो कि 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 24वें संशोधन जो कि 1971 में हुआ, उसमें अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान कर दी गई, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों एक केस और भी है जिसे हम मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, जो कि 1980 में हुआ, के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब ये जो सारे केसेस जो अभी हमने पढ़े, जैसे गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, ये केसेस आपको मौलिक अधिकारों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि संसद और न्यायपालिका दोनों की बात करते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है और वह किस प्रकार कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या NHRC के नाम से भी जानते हैं, यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में यह कार्यरत है। अब चर्चा करते हैं कि ये मानवाधिकार होते क्या हैं।
संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा के अनुसार यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव के बिना सभी को दिए जाते हैं, मतलब सभी को प्राप्त है। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। मानवाधिकार को सार्वभौम घोषणा मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे हम यूडीएचआर की बात भी करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। मानवाधिकार के इतिहास में यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह घोषणा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। हर साल 10 दिसंबर को यह दिन मानवाधिकार दिन के अनुसार मनाया जाता है या हम इसे मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि इस संस्था की संरचना कैसे की जाती है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। इसके कुछ कार्य और इसकी कुछ शक्तियां भी हैं जिसकी अभी हम चर्चा करते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित एनएचआरसी उनकी जांच करने का अधिकार दे सकता है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी पूरा अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का यह कार्य भी कर सकता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का यह प्रचार भी कर सकता है। आयोग अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। यह राज्य और केंद्र सरकारों को मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी दे सकता है, पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। चलिए चर्चा करते हैं कि इसकी क्या सीमाएं हैं। एनएचआरसी के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। कई बार धन की अपर्याप्तता भी एनएचआरसी के कार्य में बाधा डालती है। एनएचआरसी उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती हैं। बच्चों, अब मानवाधिकार के बाद समय आया है प्रश्नोत्तर का, बट प्रश्न उत्तर करने से पहले आपको याद है ना कि आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने चर्चा की, किसकी चर्चा की? जी हाँ, हमने धार्मिक अधिकारों की चर्चा की, हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की, हमने अल्पसंख्यकों के अधिकार की चर्चा की, हमने संवैधानिक उपचार की चर्चा की और इसके साथ साथ मानवाधिकार आयोग के बारे में भी बात की। तैयार हैं आप प्रश्नोत्तर के लिए? चलिए, पहला प्रश्न, मानव बेगार या बंधुआ मजदूरी कैसे निषेध है? दूसरा प्रश्न, क्या भारत में बाल श्रम प्रतिबंधित है? तीसरा प्रश्न, क्या लोगों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है? चौथा प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पांचवा प्रश्न, क्या अल्पसंख्यकों को भारत में अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण का अधिकार है? उपयुक्त प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। छठा प्रश्न, अल्पसंख्यक अधिकारों पर अदालत की राय क्या है? सातवां प्रश्न, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले किसी भी 3 संस्थाओं का नाम बताइए। आठवां प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? नवां प्रश्न, निषेधाज्ञा क्या है? 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति को हटाने का अधिकार क्यों था? बच्चों, ये तो हुई अभी प्रश्नोत्तर। अब है एक्टिविटी टाइम। चलिए अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, आप इस कार्टून को समझिए और कोई एक कार्टून आप खुद बनाइए जो आज की स्थिति को दर्शाता हो। आप इसमें मानवाधिकार, मौलिक अधिकारों का वर्णन भी कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2,
सरकार और न्यायालय के बीच के संबंधों को मौलिक अधिकार के आधार पर चित्रित कीजिए। बच्चों, हमने इसमें जितने भी अभी केसेस पर चर्चा की वो केसेस को आप किसी कार्टून के माध्यम से या किसी लेख के माध्यम से या अखबार के किसी लेख के माध्यम से आप यहाँ पर उसको उल्लेखित कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आप अपने विचार कविता के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से अपने विचारों की व्याख्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और इन एक्टिविटीज में से किसी एक एक्टिविटी को जरूर करेंगे। जो जाते जाते मानवाधिकार पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। आइए एक पहल करें, आइए एक पहल करें, एक दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित करें। आइए एक पहल करें, एक दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित करें, एक दूसरे के विचारों को समझें और सहभागिता की एक सोच के संकुचन से परे होकर सबके अधिकारों का सम्मान करें, सबके अधिकारों का सम्मान करें। धन्यवाद और नमस्कार।